हेलो डियर स्टूडेंट्स, यस इट्स कोरोना टाइम, लेकिन आगे पीछे बोर्ड एग्जामिनेशंस होने ही होने हैं। और इन जनरल बिकॉज अभी बहुत सारे चेंजेस हैं, आप लगातार कुछ खबरें सुनते रहते होंगे कि सिलेबस कम कर दिया गया है या सिलेबस कट शॉर्ट करके 30% का कट शॉर्ट है, 50% का कट शॉर्ट है, एंड यू गेट इन्वॉल्व इन सम वेरी नॉनसेंस थिंग्स। तो सबसे पहले तो जो बोर्ड स्टूडेंट्स हैं हु आर स्टडिंग इन क्लास 10th एंड 12th, जो इस समय क्लास 10th में और 12th में, मैं उन्हें थोड़ा सा सजेस्ट करता हूं दैट डोंट गेट इंडल्ज्ड इन दीज नॉनसेंस थिंग्स। इज दैट क्लियर? क्यों? क्योंकि आपका एम अच्छा होना चाहिए, सिलेबस कम हो या ज्यादा हो, ठीक है ना, उससे फर्क नहीं पड़ता। वो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं बिकॉज आई एम अ टीचर। तो आपका सिलेबस में से कोई एक चीज हटाई जाती है ना, तो आपको लगता है दैट दिस गेट रिमूव्ड, बट अल्टीमेटली आपके चैप्टर्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है ना। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि किसी एक चीज के रिमूव होने से हम दूसरी चीज को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, या हमारा काम जो है बिना कनेक्शन के चल जाएगा। ऐसा नहीं होता, कनेक्टेड है चीज और आपको उसको पढ़ना पड़ेगा, चाहे डायरेक्टली पढ़ना पड़े चाहे इनडायरेक्टली पढ़ना पड़े, ठीक है ना। तो डोंट इंडल्ज योरसेल्फ इन नॉनसेंस थिंग्स, ये बहुत जरूरी है। कोटा कोचिंग इंस्टीट्यूट क्रेडिजी कोटा ने अभी एक नई शुरुआत की है। हम 10th बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए एज वेल एज 12th बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, 10th के लिए भी हम काम कर रहे हैं और 12th के लिए भी काम कर रहे हैं। और उठा कहां से रहे ये समझिएगा कि आपके पास जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन न्यू दिल्ली है, सीबीएसई न्यू दिल्ली, उसने आप सब लोगों के लिए सैंपल पेपर्स दिए हैं। और डेफिनेट बात है कि पेपर पैटर्न में चेंज आ गए हैं, वेरियस काइंड ऑफ क्वेश्चंस की अवेलेबिलिटी बढ़ गई है। आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, असर्शन रीजंस हैं, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं। क्यों? क्योंकि सारा पैटर्न नॉलेज की जगह पर एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज पे जा रहा है। इट इज एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, और एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस का नंबर बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। तो ये पता कर लीजिए सबके सब लोग कि हम यदि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे तो हम स्टक कर जाएंगे, फंस जाएंगे, है ना। और हमें फंसना नहीं है। अधिकतर क्या होता है कि आप नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस पे अटक जाते हैं और इतना हवा क्रिएट कर दिया जाता है, इतनी जिसे कहते हैं मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन होती है आपके पास में कि अरे यार यही पढ़ो वरना तो ऐसा हो जाएगा। आप यदि बहुत संतुलित दिमाग से नॉलेज ले लें और फिर उसे अप्लाई कर लें, बहुत आसान है चीज़ें, मुश्किल नहीं है, समय देना पड़ता है, ठीक है ना। तो चलिए हम आज से जो शुरू करने वाले हैं वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। मैंने सैंपल पेपर क्लास 10th सीबीएसई, आई एम डीलिंग विद द सैंपल पेपर, कमाल का सैंपल पेपर इशू किया, कमाल के क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। और आप उन सब क्वेश्चंस को कीजिए और आपको कोई प्रॉब्लम आती है यू जस्ट कनेक्ट विद अस, ठीक है। आप हमसे कनेक्ट रहिए, व्हाट्सएप कीजिए, मैं सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देता हूँ। तो एक मैंने क्वेश्चन लिया सैंपल पेपर से, बी केयरफुल, ठीक है। एक स्टूडेंट हैज 2 रजिस्टर्स, 2 ohm and 3 ohm, ओके। एक स्टूडेंट के पास में 2 रेजिस्टेंसेस है, वन इज ऑफ 2 ohm एंड वन इज ऑफ 3 ohm। एक 2 ohm का है और एक 3 ohm का है, एंड दिस इज द सर्किट, ठीक है ना। एंड अब पूछा जाता है विच इज टू बी कनेक्टेड एट द पोजीशन ऑफ R2। इस R2 की पोजीशन पे आउट ऑफ दीज 2 ohm और 3 ohm में से विच इज टू बी कनेक्टेड एट द पोजीशन ऑफ R2 की पोजीशन पे आउट ऑफ 2 ohm एंड 3 ohm किसे कनेक्ट किया जाए दैट द करंट I विल बी एग्जैक्टली इक्वल्स टू व्हाट 9 एम्पियर्स। इस सर्किट में जो करंट I है वो 9 एम्पियर्स का हो। तो मेरे लिए दिस रेजिस्टेंस इज 4 ohm, एग्रीड। दिस बैटरी यहाँ जो है ये 12 वोल्ट का है और करंट यहाँ से एंटर कर रहा है, एंड ये I कितना होना चाहिए आपके पास में, इट शुड बी 9 एम्पियर्स। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, इट इज इनडायरेक्ट। इज दैट क्लियर? आपको कहा गया दैट देयर इज अ स्टूडेंट, दैट स्टूडेंट इज हैविंग द ऑप्शन टू चूज दैट व्हाट टू कनेक्ट एट R2 में R2 पे 2 ohm
ओम भी कनेक्ट कर सकता हूँ, 3 ओम भी कनेक्ट कर सकता हूँ, और मुझे इस तरीके से कनेक्ट करना है कि जो करंट का वैल्यू है इट शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, इट शुड बी इक्वल्स टू 9 एम्पियर्स। तो ये मतलब बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ पर्टिकुलर इसको, पहले मैं रीड्रॉ करता हूँ इससे, ठीक है। सो दिस गोज आउट टू बी एज रेजिस्टेंस, और मैं इसका मेथड आपको स्मार्ट मेथड ही बता रहा हूँ। तो आपने कहा सर दिस इज गोइंग आउट टू बी एज अ रेजिस्टेंस, एंड मैं इसे 4 ओम लिखे नहीं रहा अभी, आई एम कॉलिंग इट एज R1 सिंपली, ठीक है ना, एंड दिस इज द रेजिस्टेंस, आई एम कॉलिंग इट टू बी एज R2। एग्रीड? आई नो दैट R1 की वैल्यू तो फिक्स्ड है 4 ओम, लेकिन मैं जानबूझ के अभी इसे R1 ही लिख रहा हूँ, एंड ये कनेक्टेड है यहाँ से, दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस, दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस, दिस इज A and this is B here, and the potential difference जो हमने अप्लाई किया है between A and B, this is going out to be as 12 volts there, agreed है ना। ये लीजिए, और ये जो करंट आपका एंटर किया है, दिस करंट विल बी एग्जैक्टली इक्वल्स टू व्हाट, ये करंट आपके पास में आई है, समझ आ रहा है आपको। R1 इज देयर, R2 इज देयर। मैंने एक कंसेप्ट सिखा रहा हूं आप सब लोगों को, जब तक फर्म लाइन है ना तब तक आपका टर्मिनल नहीं बदलता है, उसका नेम वही रहता है। सो दिस इज A, ये फर्म लाइन है। बीच में जब कोई आपके पास जिसे कहते हैं डिवाइस आ जाती है, दिस R2 इज अ डिवाइस, इट इज अ रेजिस्टेंस, द डिवाइसेस कैन बी कैपेसिटेंस, द डिवाइसेस कैन बी बैटरीज, एग्रीड, द डिवाइसेस कैन बी इंडक्टेंसेस इवन, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब तक ये फर्म लाइन है, दिस फर्म लाइन इज कनेक्टिंग वायर, ठीक है, जो कॉपर वायर होता है इट इज हैविंग ऑलमोस्ट द 0 रेजिस्टेंस, ये वो कॉपर वायर है, कनेक्टिंग डिवाइस है आपकी, ये कनेक्टिंग क्या है, वायर है आपके पास में। R1 इज अ डिवाइस, R2 इज अ डिवाइस। क्या बोला मैंने, जब तक फर्म लाइन है तब तक आपका टर्मिनल का नेम चेंज नहीं होता है, सेम रहता है, और पोटेंशियल भी सेम रहता है। तो ये टर्मिनल A यहां से, तो ये A होगा यहां भी, ये A होगा यहां भी, और यहां तक A, ठीक है ना, यहां भी A। तो इस रेजिस्टेंस R1 का एक टर्मिनल क्या हो गया A, इस R2 का भी एक टर्मिनल क्या हो गया A। अच्छा ये B है, तो दिस इज B हियर, फर्म लाइन, फर्म लाइन, जब तक फर्म लाइन है तब तक कुछ नहीं होना है। दिस इज B, और ये फर्म लाइन B यहां भी पहुंची। हाँ, अब B ऊपर नहीं जा सकता ये टर्मिनल, ये अब रेजिस्टेंस आ गया तो कुछ और है, और ये B फर्म लाइन, ये यहां तक B। तो पहले तो बताइए मुझे कि R1 कहाँ कनेक्टेड है बिटवीन A एंड B, R2 कहाँ कनेक्टेड है बिटवीन A एंड B, एग्रीड, एग्रीड, बिल्कुल। और चूंकि ये करंट यहां से एंटर कर रहा है और यूं होके यूं जाएगा, तो A शुड बी एट हायर पोटेंशियल एंड B शुड बी एट लोअर पोटेंशियल, है ना। A का पोटेंशियल हाई है और B का पोटेंशियल लो है, और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B कितना है, दैट इज 12 वोल्ट, ठीक है। ओम्स लॉ आप जानते हैं, दैट पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल्स टू I इंटू R, V इक्वल्स टू I इंटू R। अब सबसे पहले एक वर्ड आता है दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट मिस करते हैं लोग। पैरेलल कॉम्बिनेशन का सिंपल मीनिंग है all the devices should be connected between same terminal pairs। पैरेलल कॉम्बिनेशन का सिंपल मीनिंग है all the devices should be connected between same terminal pairs, agreed? समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो आप मुझे जवाब देंगे कि मेरा R1 कहाँ कनेक्टेड है बिटवीन टर्मिनल पेयर्स ऑफ A एंड B, और R2 भी कहाँ कनेक्टेड है बिटवीन टर्मिनल पेयर्स ऑफ A एंड B। तो मैंने कहा भाई मेरे दोनों रेजिस्टेंसेस सेम टर्मिनल पेयर के बीच में कनेक्टेड हैं, इट मींस दीज टू आर इन पैरेलल। तो मैंने लिखा R1 एंड R2 आर कनेक्टेड, ये ऐसे लिखा हूं, कनेक्टेड इन पैरेलल। अब पैरेलल के लिए आप अब कहते हैं दैट इक्विवेलेंट कितना होगा, 1/R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। या आप एक काम और कर सकते हैं सबके सब लोग, हाउ मेनी, ओनली 2। ये जो फॉर्मूला आपका अभी कन्वर्ट होगा
या आप एलसीएम ले लीजिए, ये R1 R2 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर R2 प्लस R1 हो जाएगा, और यदि आप R इक्वलेंट निकालेंगे तो R इक्वलेंट विल बी आपके पास आएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये इट इज फॉर 2 रेजिस्टेंसेस। ये आगाह कर रहा हूं आपको कि ये फॉर्मूला, ये वाला स्टार लगाया जिसमें मैंने, इट इज वर्केबल ओनली फॉर 2 रेजिस्टेंसेस। आप ऐसा मत करना कि 3 रेजिस्टेंसेस हो तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, उस समय एलसीएम लोगे तो R1 R2 R3 आएगा और ऊपर R1 प्लस R2 प्लस R3 नहीं आएगा। तो दिस इज, क्योंकि इन जनरल क्वेश्चंस 2 रेजिस्टेंसेस पे आते हैं तो हमें स्पीड मेंटेन करनी होती है ना बेटा। तो मैंने कहा कि ये फॉर्मूला किसके लिए एप्लीकेबल है, व्हेन 2 रेजिस्टेंसेस आर देयर, और 2 से ज़्यादा है तो आप इसका यूज़ कर लीजिए। अब स्टूडेंट को मैंने सिखाया कि बहुत ध्यान से आप चीज़ को समझ लीजिए कि आप हटा के अब A और B के बीच में R1 और R2 कनेक्टेड थे, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन था, हटा दीजिए, इक्विवेलेंट लगा दीजिए, तो आपने A और B के बीच में R इक्विवेलेंट लगा दिया, R इक्विवेलेंट, एंड वो कितना है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। और आपने मुझे ये भी कहा कि सर ये टर्मिनल कौन सा है, R इक्विवेलेंट कहाँ होगा, सबके सब A और B के बीच में कनेक्टेड है, तो ये दोनों का इक्विवेलेंट इनको हटा के कहाँ कनेक्टेड है, A और B के बीच में कनेक्ट कर दीजिए, ये R इक्विवेलेंट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक, 12 वोल्ट। क्लियर हो गया आपको। और करंट कितना आएगा आपके पास में, I। एक बार मैं थोड़ा सा इसका फिगर और बना देता हूँ, तो वैसे तो ये डायरेक्ट बन जाना चाहिए, बट कई बार बच्चे नहीं बना पाते, तो मैं बना देता हूँ आपके सामने। ये लीजिए, ये R इक्विवेलेंट और ये A और B, ठीक है, ये लीजिए A और B, और A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 12 वोल्ट। ये लीजिए, करंट एंटर कितना करना है, I। फर्म लाइन ये रहा, तो यहां तक टर्मिनल ये वाला कौन सा, A और ये B है ना, ठीक है। अब आप मुझे ये कह सकते हैं कि सर इस फिगर को, ये जो मैंने एक स्टेप यूज कर लिया था पहले, A और B और R इक्विवेलेंट, यहाँ रेजिस्टेंस है, ठीक है, R इक्विवेलेंट, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक का, वो 12 वोल्ट है। और करंट कितनी फ्लो हो रही है इस रेजिस्टेंस में से, I, ये लीजिए I, है ना। अब यू आर इन अ पोजीशन टू अप्लाई ओम्स लॉ, आप ओम्स लॉ अप्लाई करने की पोजीशन में हैं, और ओम्स लॉ हमें क्या कहता है, दैट V शुड बी इक्वल्स टू I इंटू R। V कितना है यहाँ पे, जल्दी बोलिए, 12 वोल्ट। I कितना है आपके पास में, व्हाट I नीड, 9 एम्पियर्स, इट इज 9, and this is R equivalent. So R equivalent should be equals to 12 by 9, and it should be equals to 4 by 3. समझ गए आप मेरी बात। मीन्स R equivalent की वैल्यू कितनी आनी चाहिए आपके पास में, 4 by 3 आनी चाहिए। एग्री। अब R इक्विवेलेंट 4 by 3 आना चाहिए, और R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। इज दैट क्लियर, यही ना, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो एक सिंपल सा चीज है कि सर R इक्विवेलेंट विल बी R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 शुड बी इक्वल्स टू 4 by 3। यस और नो, वेरी गुड। और R1 कितना है आपका, 4, तो आपने कहा सर 4 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू 4 by 3। 4 से 4 कैंसिल हो गया सीधा, ठीक, क्लियर हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कीजिए, R2 अपॉन R1 प्लस R2, R2 अपॉन R1 प्लस R2, और R1 कितना है, 4, ये लीजिए 4। सो R2
divided by R2 divided by 4 plus R2 is equals to what? It is equals to 1 by 3. क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3R2 is equals to 4 plus R2. 2R2 is equals to 4. माइनस करेंगे, 2R2 is equals to 4 and R2 is equals to 2 ohm. तो R2 का वैल्यू कितना आना चाहिए? 2 ohm, है ना? और R2 2 ohm आएगा तो मुझे 2 और 3 में से क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा? 2 ohm. और आप कहेंगे उस समय करंट कितना आएगा? 9 एम्पियर्स. इज दैट क्लियर? मीन आपको पहले ये पता करना पड़ेगा, एक तो डरना नहीं क्वेश्चन से. हाँ, अ स्टूडेंट इज हैविंग द 2 रेजिस्टेंसेस. सर अब ये क्या होगा? अरे यार, एक स्टूडेंट है, उसके पास कितने रेजिस्टेंसेस हैं? 2. एक 2 ओम का, एक 3 ओम का है. उसको R2 की जगह लगाना है तो या R2 की जगह या तो 2 ओम लगेगा या 3 ओम लगेगा, है ना? और करंट कितना होना चाहिए? आपका 9 एम्पियर होना चाहिए. तो यदि मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा होता तो एक बार 2 ओम लगा के देख लेता कितना करंट है, या 3 ओम लगा के देख लेता. बट एक्सपेरिमेंट तो आप कर नहीं रहे, तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. तो ये दोनों किस में कनेक्टेड है? पैरेलल में. ठीक है, आपके पास R इक्विवेलेंट इतना आना चाहिए और R इक्विवेलेंट की वैल्यू आई 4/3. आपने कहा दिस इज इक्वल्स टू 4/3. R2 कितना आ गया? 2 ओम. अभी रुकिए, अब आप एक बार, क्योंकि ये तो कैलकुलेशन आप कर ही चुके हैं, तो मैं आपको ये कहता हूं 2 ओम रख के देख लीजिए. तो अब R1 कितना, R1 कितना, बहुत ध्यान से करिएगा. R1 आपने कहा 4 ओम, ये ना, और R2 कितना है आपका? 2 ओम. ठीक है, और एक फिगर ये बना हुआ है आपके पास में कि सर ये R इक्विवेलेंट है, ये रहा, है ना, और ये A है और ये B है, और A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 12 वोल्ट है, और ओम्स लॉ हमें पता है. ठीक है ना? तो R इक्विवेलेंट कितना आया? जल्दी से बोलिए. आप यहां लिखेंगे ये करंट कितना है? I, एंड V इक्वल्स टू IR इज द ओम्स लॉ. V कितना आपके पास? 12. I कितना आपके पास? 9. अब देखते हैं कि ये जो R इक्विवेलेंट है ये कितना आ रहा है, तो आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा. R इक्विवेलेंट ये लीजिए, ये R इक्विवेलेंट कितना आना चाहिए? R इक्विवेलेंट 4/3 आना चाहिए, 12/9. दैट विल बी इक्वल्स टू 4/3. यही तो कैलकुलेशन थी. R इक्विवेलेंट कितना आएगा? 2 रखो, तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2. कीजिए जल्दी से. R1 4, R2 2 upon 4 plus 2. It is going to be as 8 divided by 6, and 8 divided by 6 is 4/3, which we are getting. Agree? बस क्वेश्चन करने हैं. इसके आगे सैंपल पेपर में एक और खतरनाक क्वेश्चन है. पहली चीज एक ध्यान रखना है कि जब तक फार्मूला इन है तब तक टर्मिनल का नेम मत बदलिएगा, वही रहेगा वो. और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए ऑल द डिवाइसेस या ऑल द रेजिस्टेंसेस शुड बी कनेक्टेड बिटवीन सेम टर्मिनल पेयर्स. यदि ये ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, तो यदि ये ए और बी के बीच में कनेक्ट होगा तब जाके मैं कहूंगा दैट दीज टू आर कनेक्टेड इन पैरेलल. तो ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है. आ गई आपको बात समझ में? और पैरेलल के लिए आप ये फार्मूला लगाते हैं. ठीक है, और यहाँ आपको पता है मतलब बहुत सारे काम किए जा सकते हैं. क्योंकि मेरी इच्छा है इसलिए मैं आपको सारी चीजें बता देना चाहता हूँ. तो बच्चे ने कहा सर करंट कितनी चाहिए? 9 एम्पियर की करंट चाहिए. आपने सब सॉल्व किया तो आपको ये पता था कि मेरा R इक्विवेलेंट कितना आना चाहिए? 4/3. और R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला था क्या आपके पास में? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2. ठीक है ना? R इक्विवेलेंट कितना चाहिए? R1 कितना है? 4 R2 अपॉन 4 प्लस R2. ये कितना आना चाहिए आपका R इक्विवेलेंट? वो किसके इक्वल होना चाहिए? 4/3. एक बार 3 रख के देखो तो 4 इंटू 3 अपॉन 4 प्लस 3, ये तो 12/7 आ गया यार. ये तो 4/3 नहीं है, तो 3 तो आंसर हो नहीं सकता, तो 2 ही होगा.
एक बार 2 को भी करके देख लेते हैं। तो आपने लिखा सर 2 लिख देते हैं, 4 × 2 अपॉन 4 + 2, ऊपर हो गया 8, नीचे हो गया 6, एंड 8/6 इज व्हाट 4/3, और आर इक्वलेंट कितना आ गया 4/3। तो आई कितना आएगा, V = IR। ये लीजिए V कितना है आपके पास 12, आई कितना चाहिए 9 चाहिए था, आर इक्वलेंट को कितना रख दिया 4/3, आई निकालो 12 × 3 36/4, अपने आप 9 एम्पियर आएगा। एग्रीड। तो अच्छे एनालिसिस से क्वेश्चंस करते रहिए। थैंक यू, गुड बाय।